हेलो फ्रेंड्स, अतुल्य आरएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, यानी हम रीट लेवल 1 के पर्यावरण अध्ययन को शुरू करने जा रहे हैं। इसका जो पूरा पाठ्यक्रम है हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे और कोशिश की जाएगी कि जो भी आपके पाठ में है उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएँ और उनसे संबंधित जो भी बातें हैं वो यहाँ पर अपने डिस्कस भी कर लें। एक प्रकार से रिविजन के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है और विशेषतः जो सेकंड लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लगेगा और आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिएगा शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के टॉपिक की। जो हमारा पहली यूनिट का टॉपिक है परिवार। पहली जो हमारी यूनिट है उसके अंदर एक तो जो हमारे टॉपिक दिया गया है वो है परिवार, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका दिया गया है वो है सामाजिक बुराइयां। तो इन दो टॉपिक्स के विषय में हमें बात करनी है यूनिट नंबर 1 के अंदर। ये हमारी पहली यूनिट का टॉपिक है दोस्तों। तो चलिएगा हम पहली यूनिट के पहले टॉपिक परिवार के विषय में बात करते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है दोस्तों और आपने पढ़ा भी होगा। और ये जो लेवल है वो फर्स्ट लेवल है, यानी पहली से 5वीं तक की जो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए आपको पढ़ना है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची आदि सभी साथ में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? सामूहिक परिवार, वास्तविक परिवार, संयुक्त परिवार या फिर एकल परिवार? तो क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ ये सभी का सही होगा और सही भी है। तो चेक करिएगा, आंसर हमारा होगा नंबर 3, यानी कि संयुक्त परिवार अपने कहते हैं। तो यहाँ कुछ बातें हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम शब्द की बात करें। शब्द हमारे पास में है फैमिली, यानी हम परिवार को पढ़ रहे हैं। तो परिवार जो शब्द है वो किससे बना हुआ है? लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है, फैमुलस से। तो लैटिन भाषा के इस शब्द से बना हुआ शब्द है और फैमिली में हम सभी रहते हैं। और फैमिली से सामान्य जो अभिप्राय हम लेते हैं, जिसमें हमारे माता हैं, जिसमें हमारे पिता हैं और हम रहते हैं, यानी कि जिसमें बच्चे रहते हैं। कम से कम हम परिवार की इतनी कल्पना तो करते ही। और परिवार जो है दोस्तों, परिवार के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये एक समाज की इकाई है। परिवार क्या है? सामाजिक इकाई है। यानी अगर हम पूरे समाज को देखें तो समाज किससे बना हुआ है? विभिन्न इकाइयों से। और सबसे छोटी इकाई की अगर बात करें, सबसे छोटी इकाई समाज की है तो वो हमारी आती है परिवार। उससे छोटी कोई इकाई नहीं होती है। बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है तो वहीं से वो स्नेह या फिर दया है, करुणा है, जो भी चीज़ें सीखता है, भाषा सीखता है, वो सारा कुछ परिवार में रह करके ही सीखता है। हम कैसा बोलते हैं, कैसी हमारे शिष्टाचार है, वो हमें बता देता है कि हम किस बैकग्राउंड से हैं, यानी हम कौन से परिवार से हैं। यानी जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हो तो परिवार से अंदाजा ले सकते हैं कि किस प्रकार से उसका परवरिश रही होगी दोस्तों। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं संयुक्त परिवार की। तो संयुक्त परिवार एक बड़ा परिवार होता है, ऐसा परिवार जिसके अंदर दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ वगैरह सारे कुछ लोग जो हैं वो मिल करके इसमें रह सकते हैं दोस्तों। परिवार में सारे सदस्य मिलजुल के रहते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। परिवार के जो जवान लोग हैं यानी युवा लोग हैं और जो बड़े लोग हैं वो परिवार के लिए संसाधन जुटाने का कार्य करते हैं। उनके रहने के लिए, खाने के लिए, सामाजिक क्रियाओं के लिए, पढ़ने के लिए, जो है सामाजिक कार्य करने के लिए जो चीज़ें एकत्रित चाहिए, जो संसाधन चाहिए, उनको एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। वहीं जो स्त्रियां हैं वो स्त्रियां यहाँ पर घरेलू कार्य भी करती हैं। तो परिवार के भी काफ़ी रूप हो चुके हैं, उनके विषय में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये परिवार का हमारा पहला प्रश्न था जिसमें संयुक्त परिवार हमारा सही आंसर था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित है और परस्पर नातेदार हैं। ये परिभाषा किस व्यक्ति की दी हुई है? 4 नाम हमारे सामने हैं। ऑगस्ट कॉम्टे की है, एलियट और मेरिल की है, अर्नाल्ड ग्रीन की है, गीता बिस्वास की है। ये तभी सही होगा हमारा जब हमने परिभाषा कभी पढ़ी होगी दोस्तों। तो फिर भी तुक्का लगा के देख लेना, अगर नहीं पढ़ी है तो क्या है हमारा सही आंसर? तो ये हमारा सही आंसर है पहला, यानी अगस्ट कॉम्टे क्या कहते हैं। यहाँ आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि परिवार होता क्या है। परिभाषा की तो बात बाद की है, ये यहाँ इसलिए लिखा गया ताकि आप परिवार की विशेषताओं को समझें। तो परिवार क्या है? नंबर 1 बात, व्यक्तियों का समूह है।
जिसमें रक्त के आधार पर सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं और परस्पर नातेदार कहलाते हैं। 3 बात कि परिवार अगर एक अकेला व्यक्ति है तो वो कौन सा परिवार होगा, यानी परिवार है व्यक्तियों का समूह है और रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं दोस्तों। तो यहाँ जो बात हमारे लिए समझने लायक थी, इस व्यक्तियों का समूह होता है, अकेले व्यक्ति का परिवार नहीं होता है। इसके अलावा इलियट और मेरिल की जो परिभाषा है उसके विषय में भी हम बात कर लेते हैं। इसके अनुसार परिवार क्या है, इसके अंदर पति है और पत्नी है, पति पत्नी और बच्चों से निर्मित, पति पत्नी और बच्चों से निर्मित जैविक सामाजिक इकाई है। यहाँ पर एक अलग सा शब्द हमारे पास में आता है, जैविक इकाई भी है और सामाजिक इकाई ही है। तो ये इलियट और मेरिट के द्वारा कही गई है, यानी पति पत्नी और बच्चे, यानी परिवार में यहाँ से हमें एक और कंसेप्ट मिल जाता है। कौन कौन होने चाहिए, यानी परिवार के अंदर पति होगा, एक पत्नी होगी और एक उसका बच्चा होगा। कम से कम इतने सदस्यों की हमें आवश्यकता होती ही है। फिर उसके बाद में देखिएगा एक और परिभाषा को भी अपने देख लेते हैं, जो हमारे अर्नाल्ड ग्रीन की परिभाषा है। परिवार जो है वो संस्थायीकृत, यानी एक संस्था के रूप में हम ले सकते हैं, संस्थायीकृत सामाजिक समूह है। यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है ये देखने लायक है कि सामाजिक समूह इसे कहा गया है, और जिस पर जनसंख्या के प्रस्थापन का भार है, यानी जनसंख्या के प्रस्थापन, जनसंख्या वृद्धि को तो नहीं कहेंगे अपने, यानी आगे से आगे संतानोत्पत्ति का कार्य उसके पास में होता है। ये परिभाषा है, ये अर्नाल्ड ग्रीन की है। गीता विश्वास ने किसी प्रकार की कोई परिभाषा नहीं दी है, वैसे ही ये नाम डाल दिया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, परिवार संबंधी सिद्धांतों के अंतर्गत दिए गए विकल्प में से सही है। ये कुछ एक सिद्धांत हैं परिवार के उत्पत्ति से संबंधित है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों अगर पढ़ा होगा तभी सही होगा ये, है ना। तो शास्त्रीय सिद्धांत प्लेटो अरस्तु, वैसे भी नाम ही देख लेते हैं ना, शास्त्रीय, ये प्लेटो अरस्तु जहां आगे वहां पे शास्त्रीय हो गया। यौन साम्यवाद का दिया था मॉर्गन, फ्रेजर, ब्रिफाल्ट, मात्र सत्तात्मक, ये ब्रिफाल्ट के द्वारा, या फिर सारे सही हैं। क्या है सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा है वो है नंबर 4, ये सारे सही हैं। दोस्तों इन सिद्धांत की तो अपने यहाँ पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे होते, ग्रेजुएशन की सोशियोलॉजी, तो फिर आपको वहाँ पर ये सारी टर्म्स जो है देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट ईयर के अंदर ये आपको सारी टर्म्स देखने को मिल जाएगी सोशियोलॉजी की फर्स्ट पेपर के अंदर। लेकिन अभी हम इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लेवल है वो पर्यावरण अध्ययन का है और हमारे इतना गहराई में नहीं दिया गया है। तो भी हमें जिन चीज़ों का पता होना चाहिए वो अपनी देख लेते हैं। तो इसके अलावा एक और जो आता है, एक विवाह परिवार का सिद्धांत, ये भी आपको याद रखना है। एक विवाह परिवार का सिद्धांत है, ये सिद्धांत देने वाले कौन थे? वेस्टरमार्क थे। ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो ये प्रश्न भी आपको याद करना होगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों। फिर देखिएगा इसमें कुछ एक और बातें अपने याद रख सकते हैं। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत की अगर अपनी बात करें तो एक परिवार होता है मात्र सत्तात्मक परिवार। ये मात्र सत्तात्मक परिवार कौन सा होगा दोस्तों? जिसमें जो वंश परंपरा है वो माता के नाम के हिसाब से चलती है। अगर इस टॉपिक को आप पूरा डिस्कस में देखना चाहते हैं तो रीट एसएसटी का जो सेकंड लेवल का सिलेबस था उसके अंदर ये टॉपिक था, तो उसके अंदर मैंने वहाँ पर सारा करवाया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के भी आप उसको देख सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता है। तो मात्र सत्तात्मक कौन होता है? वो है जहाँ पर मात्र की तरफ से सत्ता चलती है। लेकिन यहाँ प्रश्न कई बार ये पूछ लेता है ये कहाँ मिलेगा? तो आसाम की खासी जनजाति के अंदर आपको मिलेगा, साथ ही साथ ये आपको मिलेगा गारो जनजाति के अंदर। गारो और खासी जनजातियों में ये हमें देखने को मिलता है। एक नव स्थानीय परिवार होता है, ये आपको समझ लेना चाहिए। देखिएगा पितृ स्थानीय परिवार, मातृ स्थानीय परिवार, मातु स्थानीय परिवार, नव स्थानीय परिवार। पितृ स्थानीय परिवार जहाँ पर विवाह के बाद में जो है वो लड़के के माता पिता के घर पे रहे। मातृ स्थानीय यानी लड़की के माता पिता के घर पे रहे, और मातु स्थानीय यानी मामा के घर पे जाके रहे। नव स्थानीय का मतलब क्या हुआ? किसी भी जगह पर नहीं रहते, ये अपना एक नया घर बना लेते हैं। ऐसा देखिए पाश्चात्य देशों में भी था, लेकिन आजकल हमारे यहाँ पर ये परिवर्तित होता जा रहा है। हमारे यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा नव स्थानीय परिवार आपको देखने को मिल जाएंगे।
और भारतीय जो परिवार है उसे हम कह सकते हैं समरक्त परिवार। यहाँ पर यानी एक रक्त का परिवार होता है, जो मुख्यतः है हम उसी प्रकार के लोग इस परिवार में रहते हैं। कुछ और बातें अपने यहाँ से कर लेते हैं कि इसके अलावा जो गारो खासी की तो बात हमने कर ही ली थी। एक पुस्तक है, उसका नाम भी कई बार वो पूछ लेता है, मैरिज एंड फैमिली। ये किसके द्वारा दी गई पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इसका नाम है के.एम. कापड़िया। तो दोस्तों ये जो आप पढ़ रहे हैं ये पूरी तरह से पहले तो हमने जो कंसेप्ट यहाँ उठाए हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हैं, उसके बाद में ग्रेजुएशन तक जो आपके लिए जरूरी है वो सारा कुछ यहाँ पर डाल दिया गया है दोस्तों। तो के.एम. कापड़िया के अनुसार है। एक और याद रख लीजिएगा, टाइलर ये कहते थे कि परिवार का जो आदिम स्वरूप था, यानी प्रारंभ में परिवार कैसा हुआ करता था, मातृ सत्तात्मक था, यानी माता की तरफ से ही जो परिवार के जो मुख्य कार्य करने होते थे वो माता को ही करना होता था। अगर हम कहें संयुक्त परिवार, अभी हमने इसको देखा था, संयुक्त परिवार का कब जन्म हुआ? तो कृषि युग यानी एग्रीकल्चर एज के अंदर जो है इसका जन्म हुआ था। कुछ बातें और कर लेते हैं अगले प्रश्न के साथ में। तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्लेटो ने, हेनरी मैन ने, टाइलर ने या फिर ब्रीफाल्ट ने? पितृसत्तात्मक सिद्धांत को किसने दिया था दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, ब्रीफाल्ट नहीं भाई, ये 4 नंबर नहीं है, इसका सही आंसर होगा नंबर 2, हेनरी मैन जो है वो इसका सही आंसर है। तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? हेनरी मैन की। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, तो समझ गए होंगे आप। पितृसत्तात्मक परिवार का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? हेनरी मैन के द्वारा दिया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से परिवार की विशेषता है, इनमें से परिवार की विशेषता कौन सी है? कम से कम 2 विषम लिंगी या भिन्न लिंगी वयस्क जो हैं वो साथ साथ रहते हों, वे श्रम विभाजन के अनुसार कार्य कर रहे हों, न कि एक ही कार्य में दोनों लगे हुए हों, वे विभिन्न प्रकार के आर्थिक और सामाजिक आदान प्रदान में एक दूसरे की मददगार हों, या फिर सभी। क्या है हमारा सही आंसर? वैसे तो इस प्रकार के प्रश्नों में जो आंसर हुआ करता है वही आंसर यहाँ भी होगा। सही आंसर हमारा जो है वो नंबर 4 ही होगा। ये सारे के सारे हमारे सही हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ देख लीजिएगा, ये जो विशेषताएं हैं वो जुडे के अनुसार है। किसके अनुसार है? जुडे के अनुसार है। 1989 के अंदर इनके द्वारा बताई गई थी। ये 3 जो हमारी विशेषताएं हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। तो यहाँ इनको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा ताकि आप बात को समझ पाएँ। कभी परिवार की विशेषता के रूप में प्रश्न पूछ ले तो आपका गलत न हो। नंबर 1 तो हमने क्या कहा कि कम से कम 2 भिन्न लिंगी यानी विषम लिंगी, एक पुरुष और एक स्त्री साथ में रहते हो। 2 पुरुष रह रहे हों तो हम उसे परिवार की श्रेणी में नहीं मानेंगे, या 2 स्त्रियां रह रही हों तो भी नहीं मानते। श्रम विभाजन के अनुसार कार्य कर रहे हो, न कि एक ही कार्य में, दोनों ही घर के अंदर कार्य कर रहे हैं तो भी नहीं मानेंगे ना। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आर्थिक सामाजिक आदान प्रदान में एक दूसरे में के लिए मददगार हो। तो चौथा हमारा सही है दोस्तों। इसके अलावा परिवार की कुछ और विशेषताएं भी अपने ले सकते हैं। इनके अंदर देखिएगा सबसे जरूरी बात है भावनात्मक आधार होता है। ये सबसे जरूरी है। भावनात्मक करने के लिए हमारा पूरा देश एक परिवार की तरह है, तो परिवार शब्द आते ही एक भावनाएं जुड़ जाती हैं आपस के अंदर एक दूसरे के प्रति समर्पण के लिए। यहाँ पर जरूरी है दोस्तों एक तो विवाह और एक यौन संबंध होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इनके बिना क्योंकि संतानोत्पत्ति नहीं होती और फिर परिवार जो है वो इसी से मिलकर के बनता है। इसके अलावा यहाँ पर एक नामकरण की व्यवस्था भी होती है। परिवार का एक नाम होता है, गोत्र होती है। और सबसे बड़ी बात जो निवास स्थान है वो कैसा होता है? सादा होता है। एक दिल्ली रह रहा है, एक जयपुर रह रहा है, एक ही शहर में अलग अलग कॉलोनी में रह रहे हैं, तो हम उसे एक परिवार के रूप में नहीं देखते हैं दोस्तों। परिवार के लिए अगर आप कह रहे हैं परिवार एक है, वो परिवार एक है जिसका चूल्हा एक है, यानी जहाँ पर एक जगह सबका खाना बनता है और सभी के अंदर जो है उत्तरदायित्व की भावनाएं हुआ करती हैं। तो ये कुछ एक परिवार की विशेषताएं हैं, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ऐसा परिवार जिसमें विवाहित युग्म और उनके बच्चे हों क्या कहलाता है? यानी एक ऐसे परिवार के रूप की बात कर रहे हैं जिसमें एक विवाहित युग्म है और उसके बच्चे हों, तो ऐसा परिवार क्या कहलाएगा? एकल परिवार, संयुक्त परिवार, या फिर विशिष्ट परिवार, या फिर नवीन परिवार? क्या कहेंगे दोस्तों ऐसे परिवार को? तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा हमारा वो है नंबर 1। ऐसा परिवार होता है एकल परिवार, सुखी परिवार ऐसा कहा जाता है।
अब होता है या नहीं होता वो तो प्रैक्टिकल अपने नहीं कह सकते। एकल परिवार सामान्यतः हम इसको सुखी परिवार कहते हैं। इसमें बच्चों में आत्मनिर्भरता होती है, निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। यानी ऐसा परिवार जिसमें एक विवाहित जोड़ा है और उनके बच्चे हैं। यानी सामान्य भाषा में हम कहें माता पिता और संतान रह रही हैं। अब ये विवाहित हो जाएंगे तो फिर इनका अलग परिवार बन जाएगा, लेकिन एकल हम इसको कहेंगे जहां पर कम से कम इतने लोग रह रहे हों। और एकल परिवार का अर्थ ही यही होता है, विवाहित युग्म और उसके बच्चे। अब इसमें भी कुछ एक पार्ट अपने और कह सकते हैं। इसमें एक तो आता है मूल एकल परिवार। मूल एकल परिवार, मूल एकल परिवार कौन सा होगा दोस्तों? जिसमें होंगे एक तो पति है, एक पत्नी है और बच्चे हैं, ये होगा मूल एकल परिवार। दूसरा अपने इसका ले सकते हैं अनुपूरित एकल परिवार। अनुपूरित एकल परिवार कौन सा होगा दोस्तों? जिसमें अपने ऐसे कहें माता है, पिता है और उनके साथ में देखिए संतान है, यानी बच्चे हैं, संतान या बच्चे अपने कह सकते हैं। और साथ ही साथ कोई तलाकशुदा या विधवा जो देखिए वधू वगैरह साथ में रहती हूँ, यानी ऐसा जो इस परिवार के टुकड़ा है उसे अलग नहीं रह सकता। अनुपूरी तलाकशुदा कोई अगर संबंधी, कुछ संबंधी है, इसमें एक संबंधी जो है वो इसके साथ में रह रहा है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा एक और आता है अनुपूरित मूल परिवार। तीसरा जो प्रकार आता है वो अनुपूरित मूल परिवार होता है। अनुपूरित मूल परिवार किसमें होगा? जहां पर विधवा होगी जो अपने बच्चों के साथ अपनी विधवा सास के पास रहती हो। ये विधवा है, उसके बच्चे हैं और अपनी विधवा सास के साथ में रहती है। यहाँ आप इस कंडीशन को समझ लीजिए, यहाँ एक महिला है, उसके बच्चे हैं क्योंकि उसका पति नहीं है, और वो अपनी सास के पास में रह रही है क्योंकि उसका भी पति नहीं है। ऐसा कोई परिवार है तो उसे अपनी कह सकते हैं अनुपूरित मूल परिवार। अब देखिएगा दोस्तों एकल परिवार के गुण क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर आ गया है तो हम इसी को समझ लेते हैं थोड़ा सा। एकल परिवार जो होगा वो क्योंकि उसमें सब सारे डिसीजन माता पिता के पास में या बच्चे के पास में, संयुक्त में बड़ा एरिया होता है तो यहाँ पर जो डिसीजन लेने होते हैं वो कम है तो अच्छे से डिसीजन लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ दोष भी होते हैं। इसके अंदर बच्चे जो हैं वो एकाकीपन का शिकार भी हो जाते हैं क्योंकि कोई बात करने के लिए नहीं है और इन्हें ज़्यादातर अकेला रहना अच्छा लगना शुरू हो जाता है दोस्तों, तो ऐसी भी होती है। फिर दोस्तों इस परिवार के अंदर कोई बुजुर्ग नहीं है तो बच्चों को बुजुर्गों का लाड़ प्यार नहीं मिल पाता है, और जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो वो फिर उनको भी छोड़ करके चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है आगे से आगे चलती है और इस कारण इसमें संस्कार जो है वो थोड़े कम देखने को मिलेंगे बच्चों में। जब माता पिता जो दोनों ही काम करने वाले हैं तो फिर बच्चों के साथ में काफ़ी ज़्यादा समस्या हो जाती है। इसके बाद में अगले प्रश्न की बात करें अपने तो वो है संयुक्त परिवार का। यहाँ हमने पूछा है कि निम्न में से संयुक्त परिवार का दोष कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? एकर्मण्यता, पृथक संपत्ति का अभाव, अधिक स्थायी और महिलाओं की निम्न परिस्थिति। क्या है हमारा सही आंसर? तो अच्छे से पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, ये अधिक स्थायी होता है। ये तो इसका गुण है, ये इसका दोष नहीं है। यहाँ पहले हम समझ लेते हैं कि संयुक्त परिवार होता कौन सा है जिसमें 2 या 3 पीढ़ी के लोग रहते हों, कम से कम 2 या उससे ज़्यादा पीढ़ी के लोग देखिए रहते हों, जिसमें हम कह सकते हैं पति है और पत्नी है, उसके बच्चे हैं दोस्तों, और बच्चे जो हैं वो अविवाहित बच्चे, उसका विवाहित पुत्र, उसकी पत्नियां, चाचा चाची, दादा दादी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक परिवार में रहते हैं, जिनका खाना एक जगह बनता है, एक ही आवास में रहते हैं, उसे अपने संयुक्त परिवार कहते हैं। भारतीय जो परंपरा है वो सामान्यतः संयुक्त परिवार की परंपरा है। भारतीय परंपरा संयुक्त परिवार की है, लेकिन समय बदल रहा है, बदलते परिवेश के अनुसार संयुक्त परिवार जो है वो एकल में परिवर्तित होता जा रहा है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हमारा बनता है। रोजगार भी है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर हम देखते हैं। संयुक्त परिवार के बच्चों का वैसे तो बहुमुखी विकास होता है, कॉन्फिडेंस होता है, सामाजिकता ज़्यादा होती है, उनकी ताकत की भावना ज़्यादा होती है, तो बहुमुखी विकास होता है। यहाँ अपने ऐसा कह सकते हैं कम से कम 2 युगल साथ रहते हो तो आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। यानी माता पिता साथ रह रही हैं और बच्चे जो इनकी शादी हो चुकी है वो भी वहीं रह रही हैं।
अगर इसके लाभ की बात करें, संयुक्त परिवार के बहुत सारे लाभ हैं, क्योंकि साझा संपत्ति है, साझा रसोई है। अब मान लीजिएगा किसी के परिवार के अंदर 4 भाई जो हैं वो साथ रह रहे हैं, सबकी 20-20 बीघा जमीन है, तो क्या बोलेंगे, हमारे गरीब हैं, हमारे पास कितनी जमीन है, 80 बीघा। लेकिन वही अगर एक रह रहा है तो 20 होगी। बोलने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा रह जाता है। यहाँ जो है वो सहयोग की भावना ज़्यादा होती है, एक दूसरे से सहयोग करना सीखते हैं। तो कोई ना कोई घर में करता होता है, कोई ना कोई मुखिया होता है, जिसके कारण परिवार के ऊपर कंट्रोल अच्छा रहता है, स्थायी ज़्यादा होता है। ये अपने यहाँ गुण के रूप में देखा था, स्थायी ज़्यादा होता है। सामान्य पूर्वज इस घर में रहते हैं, सार्वजनिक समारोह होता है। और वैसे भी जब देखिएगा वोट आते हैं तो किसी परिवार में जितने ज़्यादा सदस्य यानी 10-20 वोट अगर एक घर में है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, आपने देखा भी होगा। लेकिन कुछ दोष भी हैं इस परिवार के, कुछ दोष भी होते हैं, क्योंकि कर्ता के पास अधिक अधिकार रहेंगे। जो सबसे बड़ा है वो कई बार शोषण भी कर जाता है, सबका विकास नहीं हो पाता। और सबसे बड़ी जो यहाँ की कमी है, महिलाओं की परिस्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा निम्न रह जाती है। पृथक से आप कोई अपनी संपत्ति नहीं रख सकते हैं। अकर्मण्यता ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। 10 लोग काम कर रहे हैं, 1-2 तो वैसे ही पड़े रहते हैं घर के अंदर, वो काम नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की भी कुछ विशेषताएं हमें यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, वंशानुगत लक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। वंशानुगत लक्षण हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। पहली बार तो वंशानुगत अपने कहते किसको हैं। वंशानुगत जो हमें माता पिता से, डीएनए से जो चीज़ें मिलती हैं, शारीरिक गुण, मानसिक गुण जो हमें मिलते हैं, उन्हें अपने कहते हैं। तो ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, दादा दादी से, नाना नानी से, माता पिता से, या सभी से, कहाँ से होती हैं दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, यानी सभी से हमें माता पिता से, दादा दादी, नाना नानी। कई बार कहते हैं ना बच्चा किस पे गया है, दादा पे गया है, नानी पे गया है, यानी वंशानुगत लक्षण जो है वो कहीं से भी प्राप्त हो सकती हैं। एकल परिवार में रहती हैं। अब यहाँ बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सारे सही बताएंगे। एकल परिवार में कौन रहेगा, दादा दादी, ताऊ ताई, माता पिता बच्चे, नाना नानी, मामा मम्मी, कौन रहेगा, माता पिता बच्चे, बुआ फूफा, माता पिता बच्चे, कौन रहेगा। क्या है हमारा सही आंसर, अच्छे से पढ़िएगा, हमने अभी इसको अच्छे से डिस्कस भी किया है। सही आंसर है हमारा वो है नंबर 3, माता पिता और बच्चे रहते हैं। दोस्तों अगर स्पीड आपको ज़्यादा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में कम कर पाऊंगा, क्योंकि ये तो जैसे है वैसे ही चलने वाला है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एकल परिवार में बच्चों का पालन पोषण करते हैं। हाँ, और अगर आपको ज़्यादा लगे तो आपके पास में तो ऑप्शन है, आप मुझे तेज़ बुलवा सकते हैं, कम बुलवा सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। एकल परिवार में बच्चों का पालन पोषण कौन करता है। एकल परिवार कौन सा होता है जिसमें माता पिता और बच्चे रहते हैं। तो बच्चे तो खुद का पालन पोषण करने से रहे, तो फिर सबसे अच्छा आंसर इसमें कौन सा हो सकता है, बिल्कुल सही हमारा सही आंसर होगा इसका नंबर 3। अगले प्रश्न को देखिएगा, आनुवंशिकता के जनक कौन माने जाते हैं। हरगोविंद खुराना, कलाम, आइंस्टाइन या फिर जॉन ग्रेगर मेंडल, कौन सा है हमारा सही आंसर। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 4, मेंडल को माना जाता है। ये दोनों ही आनुवंशिकता से संबंधित थे, लेकिन जनक के रूप में हम मेंडल को लेते हैं। निम्न में से किसने, यहाँ पर ऑप्शन में खाली स्थान की पूर्ति करनी है, यानी किस व्यक्ति का नाम लिखें जिसने वंशानुगत के नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे थे। क्या होगा हमारा सही आंसर। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, हरगोविंद खुराना। पिछले प्रश्न में भी हमने बात की थी कि मेंडल जनक माने जाते हैं, लेकिन इसने भी कार्य किया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन इनमें से आपको बताना है, कौन सा कथन हमारा असत्य है। एकल परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए केवल माता पिता ही होते हैं। ठीक है, प्रत्येक जीव में उसके माता पिता या पूर्वजों के गुण होते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किया। हरगोविंद खुराना को वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या है हमारा सही आंसर। दोस्तों सही आंसर चेक करके बताइएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, ग्रेगर जॉन मेंडल को टमाटर के पौधों पर प्रयोग किया गया था। ये बात सही नहीं है, मटर के पौधों पर प्रयोग किया गया था, आपको याद आ चुका होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हमारी प्रथम पाठशाला है, किसी भी बच्चे की प्रथम पाठशाला कौन सी। बड़ा आसान और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। परिवार, विद्यालय, समाज, पड़ोसी, ये तो सभी का सही होना ही चाहिए और है भी ना।
परिवार ही तो लिखा होगा, कुछ और थोड़े ना किया होगा। समाज की सबसे छोटी इकाई है, ये अपने डिस्कस कर चुके हैं, तो ये भी सही होना चाहिए। ये गलत होगा तो बच्चों फिर बड़ी मुश्किल वाली बात है, फिर आपको सोचने की ज़रूरत है। परिवार, विद्यालय, समाज, पड़ोसी, सबसे छोटी इकाई है हमारी 1 नंबर परिवार। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है। परिवार के सदस्यों के बाद हमारे सबसे निकट कौन होता है? व्यवहारिक प्रश्न है, जवाब दे दीजिएगा। रिश्तेदार होता है, मित्र होते हैं, कर्मचारी होते हैं, पड़ोसी होते हैं। परिवार के सदस्यों के बाद हमारे सबसे निकट कौन होता है? तो दोस्तों सही आंसर होगा हमारा नंबर 4, पड़ोसी ही होता है। कर्मचारी, मित्र तो हाँ, इनमें से कोई पड़ोसी हो सकता है, लेकिन होगा तो कौन पड़ोसी है ना, जो आपके पड़ोस में रहता है वही आपके सबसे ज़्यादा काम आता है। समाज की परंपराएं व संस्कार व्यक्ति सीखता है, कहाँ से सीखता है? समाज से, परिवार से, नगरों से या पड़ोसी से? वैसे तो सभी समाज में शामिल होते हैं, लेकिन एक आंसर अगर आपको इनमें से निकालना होगा तो सबसे अच्छा आंसर कौन सा होगा हमारा? चेक करिएगा। सबसे अच्छा हमारा आंसर होगा वो है नंबर 2, परिवार से सीखता है। परिवार में वो रहता है, वहीं से परंपराएं, संस्कार, कैसे बोलना है, भाषा है, क्या खाना पीना, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, हनुमान जी को मानना है, कृष्ण जी को मानना है, लोक देवता को मानना है, ईसाई को किसको मानना है, वो सारी चीज़ें, परंपराएं हमारी यहीं सीखता है। क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, ये सारी बातें वो परिवार से सीखता है। परिवार कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? वैसे तो बहुत भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन आपका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, जो आपके सिलेबस में, उसके हिसाब से आपको बताना है कितने प्रकार होते हैं। 2 ही होते हैं। 2 कौन से हैं जो हमारे सिलेबस में भी है? एकल परिवार और दूसरा कौन सा है? संयुक्त परिवार। ये हमें पढ़ना था दोस्तों, क्योंकि आपकी जो यूनिट है पहले, उसमें लिखा ही यही गया है। एक तो आपको बताना है आपसी संबंध, जो आपके सिलेबस में है ना, एक तो आपसी संबंध लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है परिवार, और परिवार के अंदर उसने 2 ही लिखे हैं, एक एकल लिखा है और एक संयुक्त लिखा है। दोनों के विषय में बड़े अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है, किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपका बचा नहीं है ना, क्योंकि और तो बहुत सारे परिवार हैं जिनको अपने को पढ़ना ही नहीं है। परिवार के हमारे पास में तो 2 ही है ना, एकल और संयुक्त परिवार को पढ़ना है। अगर समय बचे भाई तो बाद में ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ लेना, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए इतना काफ़ी है। अगले प्रश्न की बात करें, संयुक्त परिवार के विघटन का कारण इनमें से क्या होगा? उत्तम शिक्षा, रोजगार की तलाश, बेहतरीन जीवन की तलाश या फिर उपयुक्त सभी? भाई संयुक्त परिवार हमने कहा ना, संयुक्त से एकल होते जा रहे हैं, उसका कारण क्या होगा? क्या है हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा, वो है नंबर 4। ये सारे ही हैं जिसके कारण संयुक्त परिवार का विघटन होता है। यानी उत्तम शिक्षा के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी शहरों में चले जाते हैं, गाँव से लोग रोजगार की तलाश में जाना पड़ता है, बेहतरीन जीवन की तलाश के लिए, अच्छे जीवन के लिए भी। तो ये सभी हमारे सही होंगे। अगला प्रश्न, पड़ोस के संबंध में जो बात सही नहीं है वो बताइए। दुख दर्द में सहभागी होता है, उत्सव में सहयोगी होता है, मिलजुल कर रहते हैं, विकास में ईर्ष्यालु होता है। कौन सा सही नहीं है? ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है दोस्तों, वास्तविकता नहीं बतानी है। प्रैक्टिकल में क्या होना चाहिए? वैसे तो ईर्ष्यालु हो भी सकता है ना, लेकिन हमारा आंसर कौन सा होगा? ये होगा दोस्तों, यानी ये बात हमारी सही नहीं है। अगले प्रश्न को देखिएगा, एकल परिवार बनने का मुख्य कारण क्या है? किस लिए एकल परिवार बनते जा रहे हैं? वैसे तो आंसर इतना पढ़ेंगे नहीं, आप सीधा ही दे देंगे ना आंसर, लेकिन पढ़ तो लीजिएगा कम से कम, क्योंकि इस क्लास का निर्माण ही इसीलिए किया गया है ताकि आप चीज़ों को सीख सके और आपका सिलेबस जो है इन प्रश्नों के माध्यम से पूरा हो सके। तो उच्च शिक्षा पाने के लिए रोजगार एवं व्यवसाय की तलाश में लोगों को का गांव से शहरों में आना और शहरों में छोटे छोटे मकानों का होना, जिनमें कम लोग ही रह सकते हैं। शहरों में मकान ही छोटे होते हैं, ज़्यादा लोग रह ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए एकल परिवार बनता है। संयुक्त परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होती है, उनकी आदत, व्यवहार, आर्थिक स्थिति, आय व्यय करने की क्षमताओं में अंतर होता है, इसलिए भी मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, वो एक कम कर रहा है, तो मेरा हिस्सा उसके हिस्से में जा रहा है, इसलिए भी थोड़ी सी दुर्भावनाएं आनी शुरू हो जाती हैं। संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों के त्यौहार मनाने के तरीके और जीवन शैली में निरंतर बदलाव भी आते हैं। कोई कैसे जीना चाहता है, कोई नए ज़माने का हो सकता है, कोई पुराने ज़माने का हो सकता है। घर पुराने ज़माने का है, पुरानी परंपराएं चल रही है, उसमें कोई नया बच्चा आता है, वो मॉडर्न हो सकता है, वो कुछ बदलाव चाहता है, तो फिर एकल परिवारों में इस प्रकार की कई घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो चौथा हमारा सही आंसर था। अगला है, संयुक्त परिवार के विघटन के क्या कारण हैं? आपको बताना होगा। इस प्रकार का एक क्वेश्चन अपने पहले भी देख चुके हैं। उत्तम शिक्षा और अन्य सुविधाओं का तलाश है, रोजगार की प्राप्ति है, जीवन में बेहतर सुविधाओं की लालसा है, या फिर सभी है? तो ये सभी का सही होगा, बिल्कुल चौथा आंसर हमारा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। इस टॉपिक से संबंधित सारी बातें, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। आप किसी किताब को उठा के भी देखेंगे, NCERT उठाएं, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उठाएं, या कोई गाइड भी उठाएंगे, तो भी आपको इससे ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं। उम्मीद करता हूँ
आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति ज़रूर दर्ज करवाएं और हाँ, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके इस वीडियो पे आए हुए कमेंट और लाइक ही डिपेंड करते हैं कि आगे हम इसमें मेहनत करें या नहीं करें। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे इसी प्रकार से। धन्यवाद।